सेवन्थ क्लास तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस के अंदर वो है पादपों में पोषण। क्लास सेवन्थ की ये साइंस सीरीज चल रही है आज से, इसलिए साइंस के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ कवर करवाए जाएंगे अभी। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर तुम्हें नोट्स ग्रुप में लिखना है। नोट्स ग्रुप में कैसे लिखना है वो मैं बताऊँगा तुम्हें, और यहाँ से चित्र बनाना है। जो चित्र बनाना है उसको मैं क्लिक करता जाऊँगा कि ये चित्र कॉपी में बनाना है। सबको बता दिया है मैंने। क्लास 6 के अंदर हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, वसा क्या है, विटामिन्स क्या है, भोजन के ये घटक हैं जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। बेटा याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि जो भोजन है, अब भोजन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ऊर्जा देने वाले और एक ऊर्जा नहीं देने वाले। तो ऊर्जा देने वाले आपके ये तीनों ही थे। कौन कौन से थे आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और ऊर्जा नहीं देने वाले कौन थे? विटामिन, खनिज और जल। ये तीनों किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते थे, पर ये सब कुछ हमें मिलता है पादपों से। जल तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें हमें पादपों से मिलती है, चाहे विटामिन हो, चाहे आपकी वसा हो, या प्रोटीन हो, या कार्बोहाइड्रेट। अब सपोज करो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है तो ज़्यादातर आप मोस्टली पादपों से खाओगे, अगर हम शाकाहारी जंतु हैं तो पादपों में पोषण की दो विधियां हैं। एक विधि तो है पोषण की स्वपोषी, और एक विधि है बेटा विषमपोषी। स्वपोषण का मतलब क्या होता है कि वे जीव या वे पादप जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इस धरती पे स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। और जो जंतु अधिकतर दूसरे जीव या दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी। जैसे हम कैसे पोषण करते हैं? विषम। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु यानी कि जिनके अंदर ब्लड पाया जा रहा है, देख रहे हो, वो सारे के सारे क्या है, अगर आपकी भाषा में समझें तो विषमपोषी है। विषमपोषी का मतलब कि आप पादपों पे निर्भर करोगे, पादप बनाएंगे तो आप खाओगे। तो बेटा इस तरीके से अगर बात करें, ये पूरी पृथ्वी है, तो इस पूरी की पूरी पृथ्वी पे दो चीज़ है। एक तो कौन है? उत्पादक है। उत्पादक का मतलब आपके पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे बना रहे हैं वो। और दूसरा कौन है? आपके उपभोक्ता है। उपभोक्ता कौन है? खाने वाला। और खाने वाला कौन होगा? विषमपोषी। तो हम सब क्या है? विषमपोषी हैं। तो दो चीज़ तो आपकी ये क्लियर होगी कि पोषण के आधार पे पादपों के अंदर जो विधियाँ वो भी दो है। एक तो क्या है आपके स्वपोषण, जो खुद भोजन बनाते रहे, कैसे है, जो कि दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो हम पादप नहीं है, फिर भी हम विषमपोषी जीव जंतु तो हैं। अब है कि पादप जो भोजन बनाते हैं तो उसके लिए कौन सी क्रिया करते हैं ये? तो पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियाँ वो कहाँ स्थित है, यानी खाना बनता कहाँ है? जैसे कि एक प्लांट है, तो प्लांट के अंदर खाना बनेगा कहाँ? जैसे कि ये पौधा है, देख रहे हो आप, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया वीडियो के अंदर कि देखो इसके नीचे ये जो है, ये क्या है? जड़। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बेटा ये क्या है? ये क्या है? इसका तना। जड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं रूट, तने को बोलते हैं बेटा स्टेम। और ये जो खिल रहा है, ये क्या है? इसकी लीफ है। इसे बोलते हैं क्या? लीफ बोलते हैं इसको, लीफ, पत्ती। तो पत्तियां जो है वो खाद्य फैक्ट्रियां हैं। यानी भोजन पादप में कहाँ बनेगा बेटा? हरे भाग में। हरे भाग का मतलब इसकी पत्तियों में बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादपों के अंदर जो खाद्य फैक्ट्रियाँ वो कहाँ हैं? पत्तियों में। और ये क्या है? इसका पुष्प भाग है। ये किस में काम आएगा? जनन में। जननांग भाग बोलते हैं इसको। ये आपके 8th में भी आएगा और आपके 7th में भी है थोड़ा बहुत। तो आज हम बात करेंगे केवल इस वाले पार्ट की, पत्ती वाले भाग की। क्यों? क्योंकि पत्ती वाले भाग क्या करेंगे? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण। अब सूरज क्या है? पूरी पृथ्वी पे एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि ऊर्जा अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं फैल रही तो किससे फैल रही? सूरज से। तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही हमें ये बना के देता है। तो सूर्य से लेता है ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेता है? ये वातावरण से। और छोड़ता कौन सी गैस है? O2। लेता कौन सी है? पेड़, CO2। और नीचे जड़ों से क्या लेता है बेटा? ये पानी। तो पानी प्लस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को मिला के और स्टार्च बना के देता है।
स्टार्च प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये प्रोडक्ट होता है, ये कच्चा मटेरियल होता है, ये CO2 पानी और ये सूर्य के प्रकाश की किरण। तो ये जो पूरी क्रिया चलती है इसे बोलते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। इसमें कहा गया है कि पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा बेटा कि पत्तियाँ पादप की क्या खाद्य फैक्ट्रियाँ। अब मैं अगर जैसे तुमसे क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैं तुमसे मौखिक परीक्षा लेता हूँ तो उसमें पूछूंगा कि खाद्य फैक्ट्रियाँ किसे कहते हैं, तो पादप की पत्तियों को। तो पादपों में खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है, उनकी पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचाने का मृदा के अंदर जो भी है उनमें उपज, जैसे मृदा यानी ज़मीन भूमि में जो भी कच्चे पदार्थ हैं उनको जल व खनिज जड़ यानी कि रोम मूल रोमों के द्वारा अवशोषित करते हैं। मूल रोम क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में बाल होते हैं ऐसे देखो, ये जैसे ये जड़ है। अब जैसे आपने गाजर खाई होगी, सबूत गाजर पे ऐसे धागे से होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, पानी को एब्जॉर्ब करना बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये आपके गाजर है, गाजर को आपने ऐसे देखा होगा तो इसमें क्या ऐसे मूल रोम होते हैं ऐसे, तो मूल रोम क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं आराम से और वो पानी ऊपर पहुंच जाता है। समझ रहे हो ना आप, ऐसे तने में फिर वो पत्ती को मिल जाएगा, फिर पत्ती क्या करेगी, भोजन तैयार करेगी पानी से, इस तरीके से। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि खाद्य फैक्ट्रियाँ कौन है, पत्तियाँ। और जल और खनिज जो पदार्थ वो कहाँ से मिलता है, जड़ों से। जड़ें उनको क्या करती है, अवशोषित करती, किसके द्वारा, मूल रोम। ठीक है। अब तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंचता है। अब जैसे आपको पता है कोई पेड़ है, ये तो पेड़ है पूरा पूरा, इस पेड़ के नीचे ये क्या तना है, ये नीचे क्या है, जड़ है। तो जड़ क्या करेगी, इस तने को देगी, तना क्या करेगा, ऊपर पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले जड़, फिर तना और फिर ऊपर ही ऊपर पत्तियाँ, क्योंकि भोजन कहाँ बनना है, पत्तियों में बनना है। कहाँ बनना है, पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेगी। यहाँ पे ये सूरज है, ये सूर्य के प्रकाश की किरणें पत्तियों में पड़ेगी और भोजन कहाँ बनेगा, पत्तियों में। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। पहला एक छोटा सा बॉक्स के अंदर टॉपिक दे रखा है बेटा, कोशिका। अच्छे से देख लो, मैं सारा समझा रहा हूँ। हालांकि 6th क्लास में हमने सब कुछ पढ़ा है कि इमारती ईंट यानी कि कोई भी इमारत होती है, अगर उसको बनाना है तो आपको ईंट पत्थर वगैरह लेने पड़ेंगे। जिस प्रकार हम किसी इमारत को ईंट से बना हुआ देखते हैं, उसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है, सजीव का मतलब हम सब, हमारे अंदर जीवन है, तो उनकी जो सूक्ष्म तक इकाई है यानी कि सबसे छोटी जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ मात्र एक कोशिका से बने जीव होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे सपोज करो बेटा ये कोशिका है, ठीक है। अब ये कोशिका है तो इसके ऊपर एक हल्की सी ऐसे झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं हम, कोशिका झिल्ली। ये आपकी कोशिका और इसके बाहर इस टाइप से झिल्ली, तो इसे क्या बोलोगे आप, कोशिका झिल्ली, यानी परत का काम कर रही है कोशिका, परत। ठीक है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। अब जैसे सपोज करो ये कोशिका है, वो झिल्ली होगी इसके चारों तरफ, और एक बीच में ऐसे सुस्पष्ट एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक। ये सारा डायग्राम आपको मिल जाएगा, इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा जैसे सपोज करो इसके अंदर क्या है कि केंद्रक जो है, केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। जैसे सपोज करो ये कोशिका हो गई, अभी कोशिका के चारों तरफ से ये झिल्ली हुई जिसे हमने कोशिका झिल्ली कहा। फिर इसके अंदर इस तरीके से भरा हुआ बीचों बीच में केंद्र पदार्थ, इसे हमने क्या कहा, केंद्रक। और इसके बाहर जो ये भरा होता है फ्लूइड, ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है, जैसे सपोज करो फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड, तो इस फ्लूइड को क्या बोलोगे, कोशिका द्रव। इसे क्या बोलोगे, कोशिका द्रव। तो सबसे बाहर क्या हुई, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका, कोशिका के बीचों बीच क्या है, केंद्रक, और इस केंद्रक के इस कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसे क्या कहा गया, कोशिका द्रव कहा गया। इसे क्या कहा गया, कोशिका द्रव। ये सारी आपको स्ट्रक्चर इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है। फिर आगे है, आपको दे रखा है आगे कि रंध्रों के द्वारा, रंध्र किसमें पाए जाएंगे बेटा, रंध्र पाए जाएंगे पत्तियों में। रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर प्रवेश करती है। जैसे कि ये कोई पत्ती है,
एक पत्ती मैं बना रहा हूँ आपके सामने, जैसे ये कोई पत्ती है बेटा। इस पत्ती को अगर हम ऐसे छोटा सा पार्ट इसका काट के ऐसे अलग कर लें, इस पत्ती के अंदर जैसे इस छोटे से पार्ट को मैं यहाँ अलग किया तो इसके अंदर ऐसे रंध्र पाए जाते हैं। छोटे रंध्र क्या करते हैं, चीज़ों को अंदर बाहर करते हैं। जैसे ये एक रंध्र का स्ट्रक्चर, तो इससे बाहर क्या जाएगी, CO2 तो इसमें अंदर आएगी, ऐसे CO2 वातावरण से अंदर आएगी और अंदर से बाहर कौन सी गैस जाएगी, O2। ठीक है, ये याद रखना। तो रंध्र पत्ती में पाए जाने वाला एक छिद्र टाइप संरचना होती है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 जो गैस है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रंध्र के द्वारा अंदर की तरफ चले जाती है। अब इस रंध्र की डेफिनेशन बताइए। रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये रहा बेटा, देखो आगे दिखा रखा है आपके, ये रहा, देखो ये पूरी पत्ती। ठीक है, इस पत्ती का देखो छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा इतना सा पार्ट काटा है, देखो इसमें रंध्र बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे रंध्र इस पत्ती में। तो ठीक है, अब इसका छोटा सा पार्ट लिया, इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या देखा कि ऐसी कोशिकाएं हैं इस तरीके से, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये चारों तरफ क्या है, कोशिकाएं हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी आकृति आप देख रहे हो ना, रंध्र की आकृति ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेब को आपने काटा हो। इस रंध्र की आकृति इस टाइप से होती है बेटा, चारों तरफ इसके ऐसे कोशिकाएं होती है, इस चारों तरफ ऐसे कोशिकाएं होती है। अब इन कोशिकाओं में क्या भरा होता है, पानी। जैसे इस कोशिकाओं में पानी भरा होता है, जैसे सपोज करो ये रंध्र है, ठीक है, इस रंध्र के चारों तरफ ये कोशिकाएं हैं जिन्हें कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ये बीच वाला रंध्र है, ये देखो ये बीच वाला क्या, रंध्र है। अब ये जो बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं, इनमें क्या हो रहा होता है, पानी भरा होता है। अब ये पानी, जैसे ये पानी से ये स्पीत होती है, ऐसे जैसे ये कोशिका है अभी, लेकिन अगर इसमें पानी भर देते कोशिका से फूल जाएगी। तो जैसे ये स्पीत होती है तो ये क्या करती है, रंध्र को ऐसे खींचती है, तो रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और रंध्र से बाहर क्या निकलती है, आपके O2 गैस। और रंध्र अंदर कौन सी गैस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो आपको याद रखना है कि रंध्र कैसे होते हैं। आगे बता रखा है आपको कि जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब देखो जल और खनिज को वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये आपके आगे की बात है बेटा, पर बता रहा हूँ मैं आपको कि दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक तो होता है जाइलम, नाम से याद रखना, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल व खनिज को, किसको, जल व खनिज को जड़ों से पकड़ता है। कहाँ से लेता है, जड़ों से। जड़ किस में है, भूमि में। जड़ों से लेता है किसको, जल व खनिज को, और जाइलम कहाँ पहुँचाता है इसको, पत्तियों तक। अब आपको पता है कि ये जो जाइलम है ये जल को और खनिज को पत्तियों तक पहुँचाएगा, तो पत्तियाँ इससे क्या बनाएगी, भोजन। भाई इनका यूज करके पत्तियाँ क्या बनाएगी, भोजन। इन भोजन को पेड़ के सभी भागों तक, पेड़ के सभी भागों तक एक दूसरा ऊतक होता है जिसका नाम होता है आपके फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक क्या करता है कि पेड़ के सभी भागों तक किसको पहुंचाता है, भोजन को। तो दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक ऊतक होता है जाइलम और एक ऊतक होता है आपके फ्लोएम। तो दो प्रकार के ऊतक पादप के शरीर में पाए जाते हैं। फ्लोएम के नाम से पता चल रहा है, इसका नाम होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम के नाम से पता चल रहा है फूड, फूड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, खाना। तो खाने को सभी भागों तक पहुंचाने वाला ऊतक का नाम क्या है, फ्लोएम। और जल को पेड़ के सभी भागों तक या पत्तियों तक पहुंचाने वाले ऊतक का नाम क्या है, जाइलम। जल कहाँ से प्राप्त होता है, जड़ों से। जड़ों में कहाँ से आएगा, भूमि से। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया चलती है, तो आपको ये याद रखना है। अब बात आती है कि जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली रहती है। कौन सी, ये वाहिकाएं। ठीक है, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। जैसे कोई पाइप जोड़े होते हैं ना, जैसे एक के ऊपर एक, जैसे ये पाइप बना दिया, इसके फिर नीचे एक और पाइप बना दिया, इसके नीचे एक और पाइप बना दिया, इनके ऊपर एक और पाइप। तो ऐसे पाइप के रूप में ये जाइलम ऊतक ऐसे जुड़ा रहता है ज़मीन से लेकर। तो ऐसे पानी ऊपर चढ़ता 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 कहाँ पहुँच जाता है, पत्ती के पास पहुँच जाता है, और पत्ती को पानी की आवश्यकता होती है। अब पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है बेटा। कैसा वर्णक पाया जाता है, आपके ग्रीन कलर का हरा वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब ये वैसे डिटेल्स में आएगा आपके 9th क्लास की साइंस वाली बुक में, पर मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ आपको कि ये ही वो पदार्थ है जो कि क्या करेगा, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
तो इसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसे हिंदी में कहते हैं बेटा क्या? पर्णहरित। इसका हिंदी का नाम होता है पर्णहरित। तो क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर की ऊर्जा को संग्रहित करता है पत्तियों की सहायता से, पत्तियों की सहायता करता है उसको संग्रहित करने में। इस ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब आपको पता है कि देखो सूरज से क्या मिला, जैसे कि सूरज, अब सूरज से क्या मिला? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिल गया, जिसे फिजिक्स में हम एच म्यू यानी फोटोन के नाम से जानते हैं। अब बाहर आपने देखा कि पत्तियों ने क्या किया, वायुमंडल से क्या ली? CO2 गैस, प्लस जड़ों से क्या ले लिया? वाटर। अब इन दोनों को मिलाने का काम ये करेगा, बोले जुड़ जाओ तुम आपस में, और इनको जोड़ के और क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस में और कौन सी चीज़ बनेगी? ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है? ये बेटा ग्लूकोज है, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये बनाया किसने? पत्ती ने। किसकी सहायता से बनाया? पर्णहरित। पर्णहरित का मतलब आपके वही क्लोरोफिल, ठीक है। लेकिन ये किसकी उपस्थिति में बना? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए प्रकाश संश्लेषण इसका नाम पड़ा है कि प्रकाश ने इस चीज़ों को संश्लेषित करवाया। संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना तुम लोग मेरे से, सर ये समझ नहीं आया। आगे हैं आपके कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, जल नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम यानी कि अलग ही जो प्रक्रम चल रहा है, पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है तथा सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदला जाता है या रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो सभी जीव, अब देखो पेड़ पौधे जो बनाते हैं वो पेड़ पौधे खुद भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। तो सभी जीवों के लिए सूर्य किसका काम कर रहा है? ऊर्जा का चरम स्रोत है। चरम का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, यही फाइनल स्रोत है। अब है आपके कि प्रकाश संश्लेषण न होने वाली स्थिति में पादपों का अस्तित्व ही नहीं होगा। देखो अगर कोई पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो खुद भी नष्ट हो जाएगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पादपों के द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। अगर बेटा इस पृथ्वी पे जीना है तो पादप जो है वो आपको डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, अगर आप शाकाहारी जीव हो तो आपको डायरेक्ट भोजन दे रहे हैं पादप। पर यदि आप मांसाहारी भी हो, यदि जैसे कुछ जीव जंतु मांस खाते हैं, तो मांस जो खाते हैं वो किसको खाते हैं? शाकाहारी जंतु। तो पादपों को अगर ये शाकाहारी नहीं खाते तो इन शाकाहारियों को मांसाहारी कैसे खाते? तो कहने का मतलब ये है कि इस धरती पे जितने भी मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी, और शाकाहारी तो देखो पादपों से डायरेक्ट खा रहा है, और ये पादपों को कैसे खा रहे हैं? मांसाहारी इनडायरेक्ट खा रहे हैं। जो मांसाहारी जो जीव होगा वो क्या करेगा? इस शाकाहारी को खाएगा। अगर ये पादपों को खाता तो हम कहते थे डायरेक्ट, पर ये तो इनडायरेक्ट खा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात को। इसके अलावा जो बात है आपके वो है आगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों की जो क्लोरोफिल युक्त यानी पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो पाई जाती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल से क्या तैयार करती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसको समीकरण से समझाया गया। देखो CO2 प्लस में वाटर, तो क्या तैयार किया? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये बार बार मैं सूत्र लिख रहा हूँ ना, ये CHO, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके जो पदार्थ बने उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और एक सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या बनता है? O2, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें किस क्रिया में चाहिए? श्वसन क्रिया में। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हमारे शरीर में चलती है, बस उल्टी चलती है। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या होता है हमारे शरीर में बेटा? देखो आपने रोटी खाई, रोटी खाने का मतलब कार्बोहाइड्रेट खाया,
और आपने श्वसन के रूप में कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगी। किस में तोड़ देगी, ये तोड़ देगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, जल में। जल आपके शरीर से मूत्र या पसीने या किसी भी माध्यम से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप श्वसन के रूप में क्या करोगे, बाहर छोड़ोगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा किसके पास जाएगी, पेड़ पौधों के पास जाएगी। ये जल दोबारा पेड़ पौधों को मिल जाएगा, पेड़ पौधे जल को और इसको लेके दोबारा क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो चक्र लगातार चलता रहेगा इस तरीके से। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना, बाकी इसमें सब कुछ बता दिया। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन जो है वो इस प्रक्रम में बनती है, यानी ऑक्सीजन यानी कि O2 बनती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड यानी स्टार्च के रूप में परिवर्तित होता है। स्टार्च क्या होता है इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल के अंदर बेटा, अभी तो ऑनलाइन में आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं है स्टार्च, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने कभी चावल बनते हुए देखे हो तो चावल के अंदर बेटा अगर आपने देखा हो, जैसे चावल बना रहे हैं, पानी डाला तो चावल के अंदर एक सफ़ेद सफ़ेद सी लुगदी बन जाती है, लुगदी। तो कार्बोहाइड्रेट का वो स्टार्च का जो रूप है वो लुगदी के रूप में आपके सामने आता है, अंदर से नहीं दिखता आपको, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप स्टार्च को देखना चाहते हो तो आप जितनी भी दवाइयाँ खा रहे हो, जितनी भी आप दवाइयाँ खा रहे हो, उस दवाइयों में जो मेन दवाई होती है वो होती है बेटा एक कैप्सूल। अब उस जैसी ये कैप्सूल है, आपने देखा होगा ये कैप्सूल है एक, जैसे मैं बात करूँ एक कैप्सूल बनाते हैं, जैसे देखो ये कैप्सूल है। अब ये कैप्सूल के ऊपर जो बेटा कवरिंग है, ये जो कैप्सूल के ऊपर जो कवरिंग है, यानी ये कैप्सूल आपके शरीर में जा रहा है। आप इस कैप्सूल को देख के ऐसे सोचते होंगे कि ये कैप्सूल तो किसका है, प्लास्टिक का है, जबकि ये प्लास्टिक का नहीं होता है। ये कैप्सूल किसका होता है, स्टार्च का। ये क्वेश्चन भी आता है कि कैप्सूल किसका बना होता है, स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च जाके किस में बदलता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या देता है, ऊर्जा, ठीक है। तो कैप्सूल के रूप में आप स्टार्च को खाते हो, बस आपको पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बेटा कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जो आपको बाकायदा बनाने हैं कॉपी में। मैंने कहा ना डायग्राम से बनाने हैं। देखो एक तो ये वाला डायग्राम बनाना है पत्ती वाला, एक ये रंध्र वाला डायग्राम बनाना है, एक ये भी बनाना है। थोड़े से अलग हैं पर बनाने हैं। देखो ये बीच बीच में दिख रहे हैं ना, ये क्या रंध्र है, ये क्या है, रंध्र है। ये सारे क्या है, रंध्र। और ये क्या है, आपके द्वार कोशिकाएँ हैं जो रंध्र के पास, जैसे ये रंध्र खुल रहा है, ये रंध्र खुल रहा है, जैसे ये वाला रंध्र है। ये बीच बीच में देखो ये पत्ती की काट है, यानी इस पत्ती को काट के जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ऐसे रूप में दिखाई देगी। तो ये क्लोरोफिल है जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इधर नीचे से ये रंध्र क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, पत्ती को और क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया कंप्लीट कर देंगे, प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि लाइट के द्वारा कुछ सिंथेस किया। सिंथेस का मतलब बनाया। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। लाइट का मतलब प्रकाश, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में इसको HV से दिखाते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन बोलते हैं बेटा इसको, HV म्यू कहते हैं इसको। आगे है आपके कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला चित्र आपको बनाना है बुक्स में कि ऊर्जा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन छोड़ी, और हमें क्या मिला, स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिला भोजन के रूप में, ठीक है। तो ये वाला आपको चित्र बना के बताना है। अब इसमें आप क्रियाकलाप कर सकते हो घर पे, तो बाकी जो वीडियो वो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या करना है आपको। बाकी आपको याद रखना है कि अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो था क्या, आपके प्रकाश संश्लेषण। अब पूरी जो 7th क्लास है वो इसको पढ़ो। पढ़ने के बारे में पढ़ने के बाद आप इसके डायग्राम्स बनाओ कॉपी में अच्छे पेन से, और सारा का सारा बना के, और ये जो डेफिनेशंस मैंने समझाई है इनको
मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी आप इस बुक्स को, वैसे तो यहाँ पे दिख ही रही है, पर इस बुक्स को ऐसे जैसे कोई वीडियो चल रहा है तो उसको ऐसे रोक लो, रोक के सारा उतारो, ठीक है। इसके अलावा इस बुक्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ई पाठशाला ऐप से। ई पाठशाला जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ई पाठशाला ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। ये बुक्स आपको मिल जाएगी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अब एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, इसके दो वीडियो और बनने चाहिए इसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। पर आज लिख के और मुझे ज़रूर भेजना है।